आइए आज टीसीबीटी कृषि पद्धति में कपास की फसल उत्पादन के पैकेज ऑफ प्रैक्टिस पर चर्चा करेंगे। टीसीबीटी कृषि पद्धति टोटल रसायन मुक्त है, किसी तरह का इसमें रासायनिक खाद यानी यूरिया डीएपी नहीं डलता, किसी तरह का जहर ना फंगीसाइड ना पेस्टिसाइड ये नहीं डलता और किसी तरह का खरपतवार नाशक भी नहीं डलता है। टीसीबीटी कृषि पद्धति में बीमारी आती ही नहीं है और खरपतवार का कोई असर नहीं होता है। पहले साल खरपतवार उगेगा पर असर कुछ होगा नहीं। खरपतवार के बीच भी 10-12 क्विंटल से 15 क्विंटल प्रति एकड़ फसल पिछले साल टीसीबीटी के किसानों ने लिया है। और टीसीबीटी प्राकृतिक खेती में तो एक साल बाद तो खरपतवार उगते ही नहीं है, 1-2% होते हैं बस, जिनका कोई प्रभाव खेती में होता नहीं, फसल में होता नहीं है, कोई दुष्प्रभाव नहीं होता। तो टोटल रसायन मुक्त पद्धति है टीसीबीटी कृषि। इसके साथ साथ रासायनिक खेती से इसमें ज्यादा उत्पादन है। रासायनिक खेती में 6 क्विंटल 8 क्विंटल 9 क्विंटल इतनी उपज होती, 2 तोड़ाई होती है। टीसीबीटी कृषि में तो 4-4 तोड़ाई होती है और आखिरी तोड़ाई में भी फसल हरे भरे रहते हैं, पत्ते हरे कच्चे रहते, फूल आते ही रहते हैं। मजबूरन किसान को उस फसल को निकालनी पड़ती क्योंकि अगली फसल बोना है, इतना हरा भरा रहता है, बीमारी आती नहीं है और उपज ज्यादा होती है। इसके साथ साथ जो है इसमें जो है बहुत ज्यादा सुकून है, एक आराम है कि फसल अच्छी दिखती है। एक जो है सारे लिक्विड बायो फर्टिलाइजर इसमें बनाता है किसान, तरल सारे खाद हैं तो देने में भी आसानी है। तो बहुत इस तरह सरल भी है, उपज भी ज्यादा है। अभी टीसीबीटी जो है कृषि अभी मैं आपको भूमि उपचार के साथ बता रहा हूं। क्यों? क्योंकि किसानों ने अभी भूमि उपचार नहीं किया है, मिट्टी में बहुत सारे दोष हैं। अभी कपास के फसल को चाहिए उसका पीएच 6.5 से 7.5 हो, 6.5 से कम पीएच होगा तो एसिडिक मिट्टी, उसमें से पौधा जो है कई पोषक तत्व तो उठा नहीं पाएगा। ज्यादा हो गया तो भी जो है क्षारीय मिट्टी में कई पोषक तत्व तो उठा नहीं पाएगा। जैसे हम नारियल पानी पीते हैं तो उसकी सटक होती है ना, उसकी छेद तय रहती है, इतने ही एमएम का होना चाहिए। उससे ज्यादा रहा तो हम ले नहीं पाएंगे और कम रहा तो भी हम जो है पी नहीं पाएंगे। तो ऐसे जो है ये पीएच का इतना होना आवश्यक है। अभी सबकी खेती में पीएच जो है 8, 8.25, 8.5 और 9 तक पहुंच गया है। तो हमें जो है पीएच को कम करते हुए जो है फसल उत्पादन का करना है। एकदम से कम नहीं होता, पर अपने टीसीबीटी कृषि पद्धति में जो जैव रसायन है वो पीएच को कम करता है और 1 साल बाद तो आपके एकदम 7 जो है 0.2 पर लेके आ जाएगा, जो बहुत अच्छा पीएच मान है। तो अभी हम जैव रसायन फसल उत्पादन के लिए डालेंगे, बदले में ऑटोमेटिक पीएच भी हमें अगले फसल में कम मिलेगा। फिर विद्युत चालकता ईसी, इसका भी अच्छा होना आवश्यक है। ये जो है 1 के अंदर होना चाहिए, 1 मिली सीमेन से कम, एमएस से कम होना चाहिए और इतना होता है, इतना होना चाहिए 0.92। 1 से 1.5 तक, 2 तक भी थोड़ा बहुत चल जाता, 1.5 तक चलता है, उसके बाद तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। पर अभी हमारे यहाँ जो है ईसी जो है, ये जो विद्युत चालकता जो है हमारे यहाँ बहुत ज्यादा, ये भी गड़बड़ा रहा है। अगर विद्युत चालकता जो है ठीक नहीं है तो आपने बीज बोया है, ऐसा जीवाणु को पता ही नहीं लगेगा। जैसे अभी क्या होता है, किसी ने हमारी उंगली भी छुआ है तो हमारे दिमाग को बिना देखे पता लग जाता है किसी ने हमारा उंगली छुआ है, या हमारी उंगली जो है आग में टच हुई है, तुरंत बिना देखे पता लग। क्यों? क्योंकि ये जो है हमारे शरीर में हमारे विद्युत का जो प्रवाह है, तरंग है, वो बिल्कुल परफेक्ट है। इसलिए बिना देखे भी हमारे दिमाग को पता लग जाता है कि उंगली ने पानी छुआ है कि आग को छुआ है। तो वैसी मिट्टी का अगर ईसी ठीक नहीं होगा तो किसान जो उसमें बीज डाल रहा है उसका जीवाणुओं को पता नहीं होगा, वहीं के रहने वाले जीवाणु। 1 ग्राम में जो है 2 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ तक जीवाणु, तो उनको पता ही नहीं रहेगा। किसान ने पानी डाला है, खाद डाला है, ये सब जानकारी एक एक किसान जब खेत में जाता है ना, उसके कदम भी पड़ते हैं
तो जीवाणुओं को पता लग जाता है। ये इसलिए ईसी का ठीक होना जरूरी है। अभी सबकी ईसी जो है बढ़ रही, आगे बढ़ रही, 3 तक चली गई है। फिर कार्बन, ऑर्गेनिक कार्बन भी हमारे खेत में कम से कम 0.8 तो होना चाहिए। अभी सामान्यतः रासायनिक खेती करने वाले किसानों के यहाँ 0.3 है। और केवल रासायनिक खेती नहीं, भारत की तमाम जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां हैं, कृषि विश्वविद्यालय भारत के, ठीक है, उनकी खेती में भी, कृषि विज्ञान केंद्रों की भी जो खेती है ना, उनको वहां भी पीएच इतना, मतलब पीएच कह रहा हूं, कार्बन जो है 0.3 0.4 है, इससे ज्यादा नहीं है, बताया मैं। किसानों के खेती में भी 0.2829 और 0.3 के आसपास है। तो होना चाहिए कम से कम 0.8 तो होना ही चाहिए। मेरे किसानों के यहाँ, कई किसानों के यहाँ 1.5 और 1.8 जो है 2 साल के अंदर इतना कार्बन आ गया है। हमारे कई किसान है टीसीबीटी के, उनका इतना कार्बन है, इतना कार्बन। आधुनिक विज्ञान तो मानता है अगर 1% से ज्यादा कार्बन है तो खेती की कई समस्या खत्म है। तो अभी कार्बन को ठीक करना बहुत जरूरी है, ठीक है, कम से कम 0.8 हो। कार्बन क्या है, हर चीज को पकड़ के भी रखता है, ठीक है, वो जिंक, मैग्नीज, कॉपर इनको पकड़ के रखता है, ह्यूमस बनाता है, रूट को अंदर जाने की जगह देता है, हवा को पकड़ के रखता है, वापसा बनाता है, कई सारा काम करता है। पौधे के ग्रोथ के लिए जो ह्यूमस बनाता है उसी से जो है, कार्बन से ही लेता है पौधा। और पौधे का 97% भाग कार्बन से ही बना है। उसके जो पेड़, फूल, पत्ती, फल और तना जितना भी, उसका 97% केवल कार्बन होता है। इसलिए कार्बन का ज्यादा होना, कम से कम 0.8 होना आवश्यक है। अभी इतना है जो नहीं होना चाहिए। फिर जीवाणु संख्या, हमारे फसल को, जैसे जंगल में पेड़ होते हैं ना, अपने आप वो उनका अंकुरण बढ़िया हो जाता है, अपने आप बढ़ते हैं, पत्ते हरे कच्चे रहते, अच्छा फूलते, क्योंकि जीवाणु काम करते हैं। जीवाणु ही पौधे को जो है अंकुरित करते हैं, उसको फास्फोरस, पोटास, नाइट्रोजन और सारे पोषक तत्व देते हैं, उसको फुलाते हैं, फलाते हैं, फल को पकाते हैं, सब जीवाणु। कम से कम 1 ग्राम मिट्टी में 2 × 10 पावर 9 इतना जो है CFU यानी कॉलोनी फार्मिंग यूनिट, 1 ग्राम मिट्टी में, 1 ग्राम प्रति ग्राम, 1 ग्राम मिट्टी में इतना, 2 के आगे 9 शून्य लगाएंगे, 2 करोड़ से 2 अरब तक जीवाणु होने चाहिए 1 ग्राम मिट्टी में, जो आज नहीं है। हमारे 1 ग्राम मिट्टी में अब 10, 20, 50 हजार, 2-3 लाख बस जीवाणु हैं, जबकि होना चाहिए 2 करोड़ से 2 अरब तक होना चाहिए। फिर कीटाणु संख्या मिट्टी में नहीं होनी चाहिए, इसकी तो जांच ही नहीं करता कोई, ना जीवाणु संख्या की कोई जांच करता, ना कीटाणु, इसकी होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी भी जांच। तो कीटाणु की संख्या 2 × 10⁻2 या 3 होना चाहिए, मतलब जो है 2000 से लेके 20,000 तक, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए कीटाणु 1 ग्राम में। आज हमारे खेतों में कीटाणुओं की संख्या 2 खरब से ज्यादा हो गया, 2 × 10 पावर 11 तक चला गया है। खरबों अरबों फंगस, वायरस और रस चूसक कीटों के अंडे, बच्चे सब जो है हमारी मिट्टी में आज हैं। तो जो होना चाहिए वो जीवाणु होना चाहिए, वो नहीं है, और जो नहीं होना चाहिए वो है हमारी मिट्टी में, उल्टा हो गया है। फिर मिट्टी का घनत्व 1.3 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर 3 इतना तो होना चाहिए कम से कम, इतना आदर्श है। इतना भी रहा, इसका दुगना भी हो गया तो भी चलेगा। अभी हमारे इसमें बहुत ज्यादा 1500 से ऊपर चला गया घनत्व, मिट्टी बहुत सख्त हो गई है, अंदर जड़ जाते नहीं बनता। अगर मिट्टी सख्त हो गई तो अंदर जड़ नहीं जा पाएगा, जड़ नहीं जा पाएगा तो पौधा ठीक से खड़ा नहीं रहेगा, ग्रोथ ही नहीं करेगा पौधा, जड़ अंदर नहीं जाएगा तो मदर रूट से निकल नहीं पाती, ठीक है। तो किसान को बार बार जुताई करनी पड़ती। फिर जहां ज्यादा कॉम्पैक्टनेस रहेगा वहां खरपतवार बहुत ज्यादा उगते हैं। आपने देखा होगा जब से ट्रैक्टर की जुताई बार बार हुई है, नए नए तरह के खरपतवार उग रहे हैं। क्यों उग रहे नए नए तरह के खरपतवार? क्योंकि खरपतवार उगते ही वहां है जहां कॉम्पैक्ट ने घनत्व ज्यादा है। जीवाणुओं को पता है कि भाई घनत्व ज्यादा है तो यही खरपतवार ही यहां सरवाइव होंगे। तो क्या होता है, खरपतवारों को ही उगाते हैं पौधे, खरपतवार ही उगते चले जाते हैं, हमारी फसल नहीं उगती। टीसीबीटी जो इकोलॉजी है
छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें, क्योंकि छोटी छोटी बातों से इकोलॉजी बनती है। टीसीबीटी प्राकृतिक खेती में ऐसी इकोलॉजी बनाते हैं कि जिसमें फसल वाले ही जीवाणु वहां सरवाइव करे, या फसल वाले जीवाणु ही वहां बहुत अच्छे से रहे, उनकी कॉलोनी बहुत ज्यादा हो। खरपतवार उगाने वाले जीवाणु, कीटाणु की कॉलोनी वहां विकसित ही ना हो, इसका ध्यान रखा जाता है। फिर जहां कॉम्पैक्टनेस होता है वहां पर एकदम गर्मी में गर्मी होती है और फसल जो है वहां एकदम से उकटने लगती, क्यों? फंगस बहुत ज्यादा बढ़ता है। जहां की मिट्टी कॉम्पैक्ट है वहां फंगस ज्यादा है। तो हमारी मिट्टी का घनत्व भी बहुत मायने रखता है। आज का विज्ञान घनत्व चेक नहीं करता, कीटाणु चेक नहीं करता, जीवाणु भी चेक नहीं करता, केवल कार्बन, पीएच, इसी कार्बन और फास्फोरस, पोटास, जिंक, मैंगनीज, बस इतनी ही जांच होती है। जबकि इन चीजों की जांच भी होना आवश्यक है। खेती में ये नहीं है, इसलिए इनको ध्यान में रख के मैं आपको पैकेज ऑफ प्रैक्टिस दे रहा हूं। किनको ध्यान में रखे कि भाई हमारे खेत का पीएच जो है ये हाई है, ईसी ये हाई है, ऑर्गेनिक कार्बन ये लो है, कम है, ये ठीक है, ये कम है। फिर जीवाणु नहीं है तो हमको बना बुनाया भोजन देना पड़ेगा। पहले साल खेती कर रहे हैं ना, तो जीवाणु बना के देते हैं, अभी नहीं है तो बना बनाया हुआ भोजन हमको देना पड़ेगा। उसके लिए मैंने बहुत से फार्मूले ऐसे बनाए हैं, ऊर्जा जल, अणु जल, ठीक है, अन्न द्रव्य रसायन, छाछ द्रव्य रसायन, जैव रसायन, भस्म रसायन, ये बना के हमको देना पड़ेगा, क्योंकि पौधे को खाना चाहिए। अब चाहे वो जीवाणु दे, चाहे आप फैक्ट्री से लाके दो, चाहे ड्रम में बनाए किसान, ठीक है। तो जीवाणु नहीं है। फिर कीटाणु ज्यादा हैं, तो इनको मारने का भी हमने इनको जो है नष्ट करने का भी काम करना पड़ेगा, क्योंकि नहीं करेंगे तो ये जो है फसल को खाने आएंगे, क्योंकि ये भी जो है इनके पूरे परिवार है, इनकी कॉलोनी ज्यादा है, तो ये भूखे तो रहेंगे नहीं कीटाणु। जैसी पौधे में थोड़ी सी भी कमजोरी आई, ये हमला करेंगे और उसका जो है पत्ती और फूल खाएंगे, ठीक है, रस चूसेंगे, खाएंगे। तो इनको भी मैनेजमेंट करना है। खरपतवार खूब ज्यादा उग रहे हैं, ठीक है, तो उनको भी जो है कंट्रोल में कैसे रख सकते हैं। मिट्टी को जो है मिट्टी को मुलायम बनाते हुए खेती का पूरा पैकेज ऑफ प्रैक्टिस मैं आपको अभी दे रहा हूं, ठीक है। तो अभी पैकेज ऑफ प्रैक्टिस में ध्यान नहीं रखना, हरियाणा और पंजाब में रेतीली मिट्टी है, थोड़ा सा यहां चेंजेस होगा वहां पर, ठीक है। रेतीली मिट्टी है तो उनको क्या है कि थोड़ा पानी ज्यादा देना पड़ेगा, ठीक है। और निगेटिविटी भी काफी, निगेटिविटी तो खैर हर मिट्टी में है, ठीक है। वहां वापसा बनने के लिए हमको पानी की मात्रा ज्यादा देना पड़ेगा। इसके अलावा हमको जैव रसायन, भस्म रसायन, ये सबको ठीक से उसमें भी चलाना पड़ेगा, ठीक है। अगर वहां जरूरत है तो मल्चिंग तो बहुत जरूरी है। यहाँ रेतीली मिट्टी है तो आच्छादन बहुत आवश्यक है। यहाँ नहीं करेंगे आच्छादन तो सब पूरा भाप बन के ऊपर उड़ जाएगा। गुजरात वाली जो मिक्स काली मिट्टी है, ठीक है, यहाँ नमक की मात्रा ज्यादा है तो इसको ध्यान में रखना पड़ेगा। महाराष्ट्र में लाल मिट्टी है, अच्छी होती लाल मिट्टी। मध्य प्रदेश में प्योर काली मिट्टी है, बहुत ज्यादा घनत्व है इसका, बहुत कड़ा है, तो इनको थोड़ा ज्यादा ही फर्टिलाइजर देना पड़ेगा। और घनत्व जो है तोड़ने के लिए थोड़ा सा ऊपर के मिट्टी में हल्का सा लेयर भी बदलना पड़ेगा, नई मिट्टी डालनी पड़ेगी। सीवीआर टेक्निक में जो है आप क्या करें, खेत के किसी भी एक तरफ जो है यहाँ बढ़िया नाली बनाए 5 फुट गहराई की, और इस नाली की मिट्टी पूरे खेत में फैला दें एक तरफ, क्योंकि काली मिट्टी है तो वहां क्या है कि वो मिट्टी बहुत कॉम्पैक्ट है। और काली मिट्टी में एक और काम करना पड़ेगा आपको कि 5 फुट के उसमें जो है, इसमें 5 फुट के अंतर से सब सॉइलर चला के, और जो 3-4 जो है 5-6 इंच जो एकदम कड़ी मिट्टी है ना, 6 इंच नीचे, उसको तोड़ना पड़ेगा। ये मिट्टी जो एशिया की सबसे अच्छी मिट्टी जो काली मिट्टी कहलाती है नरसिंहपुर जिले की, वो जो है वहां फसल ही नहीं बढ़ रही, क्यों? बहुत ज्यादा घनत्व तो बढ़ गया है। और 9 इंच नीचे मिट्टी इतनी कड़ी है कि वहां जो है कोई ट्रैक्टर का कोई फार ही नहीं जा सकता है, तो उसको तोड़ने का काम करना पड़ेगा, तब वो खेती सक्सेस होगी। इसका ध्यान रखना बस,
ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं। हमको क्या है, खेती के लिए सबसे पहले 2 बार जुताई करनी है, और जुताई करके 2 बार जुताई करना है, और बढ़िया जुताई करके, और चाहे रोटावेटर चलाना है चला लेना, चला के बढ़िया समतल कर लेना। ठीक है, पूरा अच्छे से 2 बार जुताई करके, चाहे रोटावेटर जो सामान्य आप करते वो करिए, और करने के बाद जो है उसमें फिर बेसल डोज डालना है। ठीक है, बेसल डोज जो है वो डाल दीजिएगा। आधारभूत खाद अभी बताता हूँ क्या क्या डालना है, और डालने के बाद फिर बेड बनाना है। ठीक है, कहीं कहीं पहले जो है पहले पानी देते हैं फिर लगाते हैं, और कहीं कहीं पहले लगाते हैं फिर पानी देते हैं। ठीक है, तो जैसा आप क्या होता है वैसा करिए, पर अच्छे से जुताई करिए। जुताई करने के बाद आधार खाद डालिए, और आधार खाद डालने के बाद आपको बेड बनाना है। 3-3 फुट का ऐसा बेड बनाना है। ठीक है, ये भी बेड यहाँ बनेगा ऐसा, और ऐसा 3-3 फुट का बेड है ना। 3-3 फुट के अंतर से, मान लो यहाँ ये नाली है, ये बेड बना, फिर नाली है बेड बना, नाली है बेड बना। सामान्य सबके पास रहता है ऐसा, जो है बेड का रिजर्व होता है निकालने का, तो निकाल लेते हैं, सबको पता है कैसे निकालना। और उसके बाद आपको बीज लगाना है। बीज बेड के ऊपर ऐसे लगाना, एक बीज यहाँ लगाना, एक यहाँ लगाना, जिग जैग लगाना। ठीक है, कैसे लगाएंगे, लाइन से लाइन, लाइन से लाइन आपको कैसे लगाना है कि जैसे एक बीज हमने यहां लगाए हैं, तो दूसरा एक बीज ये लगाए, दूसरा ये देखो, एक ऐसे लगाना चाहिए। ठीक है, ये ऐसे लगाना चाहिए, इसको बोलते हैं जिग जैग। ठीक है, ये जिग जैग ऐसे। तो ये जो है बेड के यहाँ पर, इधर ये नाली बनी हुई है, ये नाली है, तो यहाँ बेड के ऊपर एक इधर एक ऐसे। अब इसमें क्या है, ये तो यहाँ से यहाँ ये 3 फुट की नाली से नाली है, इसमें कितना रखना गैप, इसमें यहाँ से यहाँ ये जो गैप रहेगा ये 2 फुट का रहेगा, बीज से बीज 2 फुट का, और नाली से जो है यहाँ से यहाँ ऐसा लगभग ये 2.5 फुट का रहेगा, क्योंकि थोड़ा हो जाएगा ना, मतलब जिग जैग हो जाएगा, तो इसकी दूरी थोड़ी सी बढ़ जाएगी, और इसकी दूरी जो है इससे इसकी दूरी 2 फुट है, और इससे इसकी दूरी 2.5 फुट है, तो इतना कम से कम होना चाहिए। तो इस तरह से जो है ये, फिर उसके बाद एक नाली में छोड़ देना, ये नाली इसमें मत बोना, तो यहाँ 6 फुट का गैप हो जाएगा। फिर उसके बाद ये 3 फुट में, मतलब 3 फुट की 2 रो चलेंगी ऐसे। ठीक है, और 6 फुट का गैप रहेगा, ये 6 फुट का गैप है। उसके बाद फिर जो है यहाँ ये 6 फुट का गैप हो गया है, और यहाँ 3 फुट में फिर ये ऐसे ही लगाते चलना है। तो इस तरह से 6-6 फुट का गैप छोड़ करके और लगाना है आपको बीज। बीज जो है, कोई भी जो अच्छा बीज है जो है वो आप अपने जो स्थानीय जो है, क्योंकि हर साल जो है बीजों का आपका अनुभव किसान का खुद रहता है, कौन सा बीज अच्छा है, किस में दिक्कत है, तो अपने हिसाब से वहाँ की जलवायु, वहाँ का जो है अनुभव, और उसके आधार पर आप अच्छा बीज बाजार से ले लीजिएगा। ठीक है, जो किसान भी बनाते हैं, एफपीओस बनाते हैं, उनसे भी ले सकते हैं। तो ये आप करिए। फिर इसके बाद जो है मैं आपको बताता हूं आधार खाद क्या है। जो बेसल डोज है टीसीबीटी कृषि पद्धति में, वो है गोवर्धन खनिज खाद। ये गोवर्धन खनिज खाद में क्या है, 87 तरह के इसमें मतलब मिनरल्स हैं, फास्फोरस, पोटास, जिंक, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, मोलिब्डेनम, कॉपर,
निकल, बोरान, ऐसे सारे मिनरल्स हैं। 87 तरह के मिनरल्स हैं इसमें। और ये मिनरल्स जो है हमारे अपने माला विज्ञान से है। इसके अलावा इसमें जीवाणु हैं, फसल को बढ़ाने वाले जीवाणु हैं, जैव रसायन है इसके अंदर, अन्नद्रव्य रसायन है, ठीक है। और जो है कई तरह के ऐसे जीवाणु हैं इसको बढ़ाने वाले। लाल, सफेद मिट्टी, मिनरल मिक्सचर, ये सब इसके अंदर है। तो एक प्रकार का सब एक संपूर्ण तरह का भोजन इसको बनाया गया है। तो 2 बोरी डालना, 25-25 किलो की आती, 2 बोरी डालना है हमको बेसल डोज में, ठीक है। बेड बनाने के पहले ही डाल देना है। सुपर सॉइल ये डालना है। अगर आप भस्म रसायन बनाते हैं तो भस्म रसायन डालना, ठीक है। भस्म रसायन थोड़ा ज्यादा डाल देना, 3 kg। ये नहीं बनाए हैं तो सुपर सॉइल सोल का डालना, ठीक है, 2 किलो। फिर सूरपाल, ये आपको सोल उपलब्ध करा देगा 1 किलो। महिराजा नैनो रूट को बढ़ाता है, ठीक है, बहुत सारा काम करता है। माइक्रोराइजा ये डालना आधा किलो, इसी में मिला देना गोवर्धन खनिज खाद में। कंपोस्ट खाद भी डालना चाहिए 2 ट्राली, क्योंकि मिट्टी बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट है, बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट है, तो कंपोस्ट खाद डालना चाहिए। तो जो है 2 ट्राली गोबर को जो है जमीन पे बिछा दे, जीवाणु जल डाल दें, ठीक है। पहले उसमें ऊर्जा जल का स्प्रे, ऊर्जा जल डाल दें 400 लीटर, फिर उसके जो है 7-8 दिन बाद जीवाणु जल डाल दें। तेजी से जीवाणु उसमें जाएंगे और पूरा कंपोस्ट चाय पत्ती जैसा बना देते अपने आप। अपना जीवाणु जल अगर टीसीबीटी कृषि विज्ञान का डालेंगे तो अपने आप चाय पत्ती बना देता है। तो वो 2 ट्राली, और इसमें जो है जैव रसायन भी मिला लीजिएगा 100 लीटर उसी में, जब खेत में डालते हैं उसके पहले। एक और काम अगर आप कर सकते हो तो वो आपकी मर्जी पर है, करो तो बहुत अच्छा है। करना क्या है, सीवीआर मिट्टी आपको खेत में जो है, खेत के कोई एक आध मेड़ पे किनारे पे कोई भी एक जेसीबी से 5 फुट गहरा गड्ढा बनवाइए और इसकी मिट्टी को पूरे खेत में फैला दीजिए। जिधर से जंगली जानवर आते हों या जमीन का जो है जो ढालू है वहीं से करें, ज्यादा अच्छा है जिधर ढाल है, ताकि खेत का पानी जाए तो वो नाली में जाए तो खेत के अंदर ही रहेगा, मिट्टी भी बह के नाली में जाएगी, ठीक है। कुछ भी फसल अवशेष बचता है नाली में डाल सको तो खाद बन जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या है कि ये सीवीआर टेक्निक से ऐसा कर लो, इसकी मिट्टी खेत में फैला दो। सोल से आप लाल, पीली, सफेद मिट्टी भी और मिनरल मिक्सचर भी 1-1 क्विंटल ला के डाल दो तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। पर ये स्वैच्छिक है, आप करेंगे तो आपको फायदा होगा, ठीक। आगे बढ़ें। अब क्या है कि हमको जो है फसल उत्पादन के समय पूरे जो है, कहीं हरियाणा में 6 महीने फसल रहती है और महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में 8 माह तक फसल रहती है। कुछ लोग तो अभी टीसीबीटी के किसान हमारे 10 महीने तक भी ले रहे हैं, 4 तोड़ाई कर रहे हैं, 10 महीने फसल खड़ी है। ये केवल टीसीबीटी किसानों के यहाँ। अभी गर्मी में भी बहुत शानदार जो है अच्छी फलत आ रही है। मैं आपको जो है इस महीने की, यानी अभी जो है अप्रैल फर्स्ट वीक की, मैं कुछ फसल की वीडियो भेजूंगा कपास की, कि अभी भी कैसी उसमें इतनी गर्मी में बहुत शानदार फूल और फल आ रहे हैं। तो पूरा ये जो खाद है ये मैंने पूरे जो है 6 महीने, 8 महीने या 10 महीने के हिसाब से आपको बता रहा हूं। गोवर्धन खनिज खाद 4 बैग बुला के रखना, 2 बैग तो जमीन में डालेंगे, 4 बैग हम फसल लेते समय डालेंगे। जब भी सिंचाई करेंगे उसके पहले डालना है, ठीक है। फिर इसके अलावा जो है अणुजल 1000 लीटर बनाना है, ठीक है। 50 पैसा पर लीटर का खर्चा है, पर और भी कुछ बनाने वगैरह सब मिला के तो मैंने 1000 रुपये लिखा है। अभी बताऊंगा कुल खर्चा भी आपको बताऊं, क्योंकि कई किसान मुझसे बोले कि आप खर्चा भी बता दिया करें। तो अणु जल जो है 1000 लीटर डालना है। ऊर्जा जल 1000 लीटर डालना है तो बहुत सस्ता बन जाता है, 10-20 पैसे ही लीटर में बन जाता है। फसल घुट्टी ये डालना है 600 लीटर बना करके आपको, ठीक है। फसल घुट्टी यानी क्या कि जो है 200 लीटर पानी में 20 किलो
सरसों या तिल की खली, करंज की खली 20 किलो, और जो है 5 किलो नमक और 5 किलो चूना मिक्स कर दो। कहीं कहीं नमक और चूना की मात्रा घटाना है, कहाँ घटाना है, गुजरात के तरफ, कुछ कुछ जो है हरियाणा के तरफ भी, वहाँ जो है चूना भी 2 किलो करिए, नमक भी 2 किलो करिए। ठीक है, तो फसल घुट्टी ये आप बनाइए, 2-3 दिन तीनों को रखना है, चूना नमक और खली को, और उसके बाद सिंचाई के साथ चला देना। तो सिंचाई के 2-3 दिन पहले ही बनाओ इसको। जीवाणु जल जरूर आपको थोड़ा बनाना है, पहले मदर कल्चर बनाना, फिर जीवाणु जल पर बहुत सस्ता भी बन जाता है, 500 रुपये बन जाएगा 1000 लीटर। तो 1000 लीटर भी आपको पूरे खेत में हर सिंचाई के पहले ये डालना है। मतलब जब भी सिंचाई होती है तो ऊर्जा जल, फसल घुट्टी, इसको जो है मिला के आप जरूर डालिए। और जीवाणु जल और अणु जल इसको डाल सकते हो ऐसा, दोनों को मिला के। ठीक है, अणु जल और ऊर्जा जल को भी, इस तीनों को भी ऐसा मिलाया जा सकता है ऐसा। चलो मैं दूसरे रंग से कर देता हूं मिलाने का। ये दो है, इसके साथ इसको मिला सकते हो। ठीक है, अणु जल को जीवाणु जल के साथ मिला सकते हो। ठीक है, और गोवर्धन खनिज खाद तो सिंचाई के पहले फेंकना ही है। तो इतना फर्टिलाइजर है, कोई बहुत ज्यादा खर्च नहीं है इनके। ठीक है, ये सब आपको अणु जल बना के डालना है, ऊर्जा जल, फसल घुट्टी, जीवाणु जल। अणु जल में जो है, अणु जल जो है ये महत्वपूर्ण है, इसमें कई तरह के मिनरल्स हैं, अवेलेबल फॉर्म में हैं। ठीक है, एकदम से फसल में ग्रोथ आती है। तो इसका थोड़ा सा मैं बता देता हूं कैसे बनाना है अणु जल। अणु जल में पानी ले लेना 150 लीटर, भस्म रसायन मटके में आप बनाओगे तो वो ले लेना 1 किलो, 150 लीटर पानी में डाल देना। भस्म रसायन नहीं है तो फिर सुपर सॉइल सोल से लेना, ये दो में से कोई एक। तो सुपर सॉइल ले लेना सोल से, ऑनलाइन ऑर्डर कर लेना, ये भस्म रसायन 1 किलो। फिर सडरस आपको बनाना है छाछ और आंवले से 10 लीटर, ये डालना। उसमें जैव रसायन 20 लीटर डालना है। ठीक है, ये भी बना के आप अभी से बना लीजिए, 90 दिन में बन जाता है। तात्कालिक तौर पे बनाना है तो 21 दिन में बन जाता है। जैव रसायन फल, गुड़ और पानी से बनता है। अन्न द्रव्य रसायन जो है, इसमें आधा किलो चावल को पका करके आधा किलो गुड़, ये जो है जब चावल पक जाए तो आधा किलो गुड़ उसमें मिला के एक मटके में भर के 6-7 दिन के लिए बरगद, पीपल या कोई भी मीठे फल के पेड़, छांव वाले पेड़ के नीचे गड़ा के रख दो। 6-7 दिन बाद उस चावल को 200 लीटर पानी में घोलो, 1-2 किलो गुड़ उसमें डाल दो और उसके बाद वो बन जाता है अन्न द्रव्य रसायन। बहुत अच्छा इसके रिजल्ट है। रूट सफेद जड़, व्हाइट रूट खूब बढ़ते हैं। तो ये भी डालना 20 लीटर, ये 20 लीटर जैव रसायन, सडरस 10 लीटर, पानी 150 लीटर, भस्म रसायन 1 किलो, पूरा घोलो, 6-7 दिन रखो और इसको चलाओ। ठीक है, इसको चलाना है, स्प्रे भी करना है। इसके 20% का स्प्रे करो और 100% जमीन पे नीचे चलाओ। बहुत इसके शानदार रिजल्ट है, बहुत अच्छे। कोई भी कर सकता है, रासायनिक खेती करता है वो भी अणु जल बना के करे। ठीक है, उसको भी बहुत अच्छे लाभ होंगे। माइक्रोन्यूट्रिएंट की पूर्ति तो सब फसलों को चाहिए। फिर फसल सुरक्षा की कुछ चीजें हैं, वो मैं आपको बताता हूं। फफूंद भक्षक है, क्योंकि फंगस बहुत है, तो 2 बार फर्मेंट करके डालना। 200 लीटर पानी में आधा किलो फफूंद भक्षक तरल सोल से बुला करके और 2 किलो गुड़, 6-7 दिन फर्मेंट होने दो। 200 लीटर एक पहली सिंचाई में दे देना और तीसरी सिंचाई में फिर 200 लीटर, ऐसे 400 लीटर का कोर्स पूरा करिए। कीट भक्षक, 2 तरह के कीट भक्षक हैं। एक कीट मतलब भक्षक V+ है और एक भक्षक M+ है। एक V+ है, एक M+ है। तो भक्षक V+ है, इसको भी 200 लीटर पानी में डालना, आधा लीटर को 2 किलो गुड़ डालना, 7-8 दिन रखना, फिर सिंचाई के साथ जमीन में दे देना। और जो M+ है, इस M+ को आपको क्या है, इसको भी वैसे करना है। 200 लीटर पानी में डालना, आधा लीटर M+ को, भक्षक M+ को, और 2 किलो गुड़ डालना, 6-7 दिन रखना, पर इसका स्प्रे करना है। 400 लीटर बनाओगे तो ये लगभग आपको 4 बार स्प्रे के काम आ जाएगा। 50-50%, यानी 100 लीटर भक्षक M+, 100 लीटर पानी, दोनों को मिलाओ, स्प्रे कर देना। इससे जो सुंडी आती है, ठीक है, जो सुंडी जिसको बोलते हैं, वो मोटी इल्ली, तो फल भेदक की, तना छेदक की, पत्ते को उतरने वाले सब तरह के, और इतना ही नहीं, इससे माहू, मच्छर, तेला चेपा, इनमें भी इसमें जो है
वो कीट भी इससे मरते हैं। ये प्राकृतिक कीट नियंत्रक है। इन कीटों को मारने वाले इसके अंदर फंगस हैं और कुछ वायरस भी हैं जो उन कीटों को मारते हैं। ये प्राकृतिक है, प्रकृति जन्य है। फिर कुछ जो है रामबाण, कुछ तेल हैं जो रामबाण और बजरंग बाण, ये भी आप जो है जब मान लो ये बुला के रख लीजिए 250 ml, बस एक छोटे छोटे सीसी। अगर आपको दिखते ही हैं कि भाई ये रस चूसक कीट दिख रहे हैं तो बस जो है 40-50 लीटर ऊर्जा जल, 150 लीटर पानी और जो है 100 ml रामबाण मिला के स्प्रे कर दो। रस चूसक कीट दिख रहे हैं, इल्लियां दिख रही हैं, सुंडियां, तो बजरंग बाण। 50 लीटर ऊर्जा जल, 150 लीटर पानी और 100 ml बजरंग बाण मिला के स्प्रे कर दो, सारी इल्लियां खत्म हो जाएगी। तो ये बुला के रखो बस, प्रिवेंटिव। ठीक है। छाछ द्रव्य रसायन 20 लीटर, अणुजल और ऊर्जा जल, ये भी मिला के स्प्रे करने से आपके कई तरह के फंगस, क्योंकि कई तरह के फंगस भी आते हैं, हम अभी और विस्तार से इसकी चर्चा करेंगे। ठीक है। तो ये सब जो है रामबाण, बजरंग बाण, छाछ द्रव्य रसायन, अणुजल, ऊर्जा जल, ये सब मिक्स करके स्प्रे किसान को कर देना चाहिए। 100% जो है कीटों को रोकते हैं, फंगस को रोकते हैं। तो फसल सुरक्षा की ये चीजें हैं। थोड़ा बोने की पद्धति अब बता चुके हैं, पर थोड़ी चर्चा ये अपन ने कर दिए हैं। स्लाइड थोड़ी आगे हो गई थी। बेसल डोज बता चुका, बेड बनाना बता चुका। ठीक है। बीज लगाना भी हमने ये बता दिया है। पानी भी आपको कैसे देना है भाई, पानी भी आपको कुछ जगह में पहले पानी दे देते फिर बिजाई करते हैं, पर कुछ जगह में पूरा बेड बना के बिजाई कर देते हैं। बेड भी नहीं, सीधे समतल में ही बिजाई करते हैं बहुत से किसान, तो मैंने देखा है। पर बेड बनाइए, बहुत अच्छा रहता है। ठीक है। क्योंकि बारिश में क्या है, पानी जो है बेड में रहेगा तो फसल बढ़िया बढ़ती रहती है। नहीं तो बारिश में पानी भर जाता है तो पूरी फसल की ग्रोथ रुक जाती, फसल की ऊंचाई कम हो जाती है। गुजरात में मैं अभी पिछले सेशन में गया था, देखा इस साल भयंकर बारिश थी, सबकी जो है कपास 1.5 फुट 2 फुट से ज्यादा बढ़ी ही नहीं थी। तो इसलिए बेड बनाना चाहिए। तो बिजाई के जो है, बिजाई के 4-5 दिन बाद हल्की सिंचाई करना है। और ये सिंचाई 2-3 दिन 4 दिन जरूरी पड़े 5 दिन तक करिए, मतलब 100% जर्मिनेशन हो जाए, इसलिए हल्की हल्की सिंचाई करते रहिए। 10 दिन में क्या है आपकी, 10 से 12 दिन, खूब से खूब 15 दिन में आपका जो है पौधा दिखने लगेगा। और एक बार पौधा दिखने लगे तो उसके बाद फिर बहुत जरूरत नहीं है सिंचाई की। फिर तो जरूरत के हिसाब से आप सिंचाई करना, जब भी जरूरत आपको समझ में आए। और सिंचाई खाली पानी सिंचाई मत करना। जब भी सिंचाई करना पौधवर्धक यानी वही पौधवर्धक यानी अणुजल, जीवाणुजल। ठीक है ना, अणुजल, जीवाणुजल, फसल घुट्टी, ये सब देना। ठीक है। और पौध रक्षक में क्या है, ऊर्जा जल, ऊर्जा जल ये बहुत बड़ा वर्धक भी है, मिट्टी को बहुत ताकत देता है ऊर्जा जल। और आपका जो है इसी में आप इसमें मिला दो रामबाण, ठीक है, बजरंग बाण, ऐसे मिला सकते हो आप। तो ये पौध जब भी आप जो है सिंचाई करो तो ये अणुजल, जीवाणुजल ये दो। और कुछ नहीं है तो जो है अणुजल, जीवाणुजल, फसल घुट्टी ये तो दो, हर 15 दिन में देना ही है। ऊर्जा जल और अणुजल ही दे दो। ठीक है। इसकी भी आप बना सकते हो, सिंचाई में ही दे देना। ये भी 200 लीटर, ये भी 200 लीटर। तो ऐसा हर सिंचाई में देते रहो, फिर देखो फसलों की कैसे ग्रोथ आती है। एक बात और ध्यान रखना, ये अणुजल के अंदर जैव रसायन है, तो जैव रसायन जरूर से बना के रख लेना। ठीक है। 3 तरह के जैव रसायन बना के रखिएगा। एक है कड़वा, ठीक है, एलोवेरा का बना लीजिएगा, तुम्बा इंद्रायण फल का बनता है वो बना लीजिए, है ना, मीठा कोई भी मीठे फल का बना के रख लीजिए। और जो है एक है खट्टा, नींबू का, आंवले का बना के रखिए। जब फूल आते हैं ना 55-60 दिन में फूल आने शुरू हो जाते, तो उस समय खट्टा जैव रसायन भी आपको
या तो स्प्रे करना चाहिए या तो जो है 20 जो है वेंचुरी लगा के सिंचाई जल के साथ 10-20 लीटर खेत में दे देना चाहिए। तो एकदम से फूल उसमें ज़्यादा आएंगे। टीसीबीटी प्राकृतिक खेती में इसमें कहीं फूल बढ़ाने के लिए कहीं कुछ लेने की ज़रूरत नहीं, आप ये सब बना लीजिए और ज़बरदस्त इसमें फ्लावरिंग आती है ना। छोटी छोटी 1-2 बातें, 1-2 प्रयोग हैं, थोड़े बहुत में करके देख लेना आप, ठीक है। जब इसका आपको लगे कि मजदूरी कम लग रही है और उपज बढ़ रही है तो ज़्यादा में कर लेना। छोटे छोटे प्रयोग हैं, ये मैं अपनी खेती में करता था, 1-2 किसानों को करवाया, बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं। कपास में जब 6 पत्तियां आ जाएं तो नीचे की जो 2 पत्तियां ना उनको कट कर देना आधे से। जैसे ये जो है ये आपका कपास है, देखो ये 6 पत्ती आ गई ना, तो इस पत्ती को आधे से कट कर देना है ना, यहां से आधे से कट कर देना। फिर प्रयोग क्रमांक 2। अच्छा, कट करने से क्या होता है, पौधा तेजी से ग्रोथ लेगा, ऊपर की ओर जाएगा। जितना ऊपर की ओर जाएगा फिर उसमें जो है अपन को फूल फल लेने में सहूलियत होती है। और दूसरा प्रयोग है, तो छोटे से जगह में कर लेना, अभी जो 2-4 लाइन में करिए, आपको समझ में आ जाएगा। फिर प्रयोग क्रमांक 2 है, बुआई के 45 दिन बाद नीचे से जो है ब्रांचेस निकलने लगते हैं, ठीक है। जैसे आप ये जो है तो इसमें क्या है, ब्रांचेस निकलने लगते हैं। जैसे यहां से देखो, यहां से ब्रांचेस निकल जाता है, यहां से निकल जाता है ब्रांचेस, यहां से ब्रांचेस निकल जाता है। इनको आपको कट करना है, कट नहीं करोगे तो क्या होगा, ये भी क्या है नीचे नीचे फैल जाएंगे और नीचे नीचे फैल करके और नीचे जमीन से लौट जाएंगे। इनमें फूल फल वैसे भी, और इनकी इन ब्रांचेस में क्या है, ये सब जो है छांव में रहते हैं इनके पत्ते, क्योंकि ऊपर तो पूरा फैला रहता है कपास, ये जो है इनके पत्ते सब छांव में रहते हैं, तो इनके पत्ते काम नहीं करते, प्रकाश संश्लेषण नहीं करेंगे। तो मतलब खाएंगे तो पूरा हरा रहना है इनको, इनको भी पत्ते बढ़ना है, तो खाएंगे ये पूरा और काम कुछ नहीं करेंगे। ये सब बेरोजगार टहनियां हैं, और इन्हीं टहनी में फिर थोड़े से फूल आ जाएंगे, वो भी फूल जमीन पे लौट जाएंगे। तो एक तो बेरोजगार टहनियां, और ऊपर से ये फूल जमीन पे लौट जाएंगे, 2-4 फले भी। तो ऊपर के पत्ते काम करेंगे, तो जब ऊपर के पत्ते काम करते हैं और नीचे से ग्लूकोज भेजता है ना पौधा, तो सबसे पहले नीचे की टहनियों में यहां फूल आएगा, यहां फूल आएगा, इनको देता है खुराक। तो ये नीचे रहते हैं तो ये फिर बढ़ भी नहीं पाते, इनकी छोटी रहती है। तो आपको क्या है, इनको नीचे से ही कट करना है, कम से कम 3 को कट कर देना, तो इससे देखना तेजी से और बढ़ेगा। तो ये प्रयोग क्रमांक 2 है, ठीक है। और मोटाई भी लेता है, नीचे से ही जब ब्रांचेस निकलते हैं ना, पौधा मोटाई, ऊंचाई के बाद मोटाई भी नहीं लेता है। कट कर दोगे तो मोटाई भी लेगा, बढ़ेगा भी अच्छा। तो ये 2 प्रयोग हैं, मेरे पर्सनल प्रयोग हैं, ये आपको मैंने बता दिए। हाँ, एक निंदाई का विषय छूट गया था, निंदाई करवाना पहले साल। कैसे करवाना, देखो आपके 3-3 फुट में यहाँ लगे हैं पौधे, यहाँ क्या लगे हैं भाई, पौधे लगे हैं, 6 फुट का गैप है। तो इसमें क्या है, आपकी निंदाई का खर्चा भी बचेगा। कैसे बचेगा समझिए, आप यहां सीधे ट्रैक्टर चला दो, 6 फुट का गैप है ना, ट्रैक्टर चला दो, यहां ट्रैक्टर 6 फुट का गैप है ना, सीधे 2-3 बार ट्रैक्टर चला दो। ट्रैक्टर चलेंगे तो इनकी जड़ में हवा लगेगा तो ये और अच्छी ग्रोथ आती है, तो हवा भी लगेगा, धूप भी लगेगा, और अच्छी ग्रोथ आएगी। तो आपकी निंदाई का खर्चा बचा, अभी लेबर लगा रहता है, सीधे ट्रैक्टर चला दो, 6 फुट का गैप है। और इसमें से जो भी कचरा निकलता है उसको यहां मल्चिंग कर दो, जो भी निकला इसमें से मल्चिंग कर दो। यहां से भी कुछ निकाल के, यहां तो लेबर ही लगाना पड़ेगा, मल्चिंग करना पड़ेगा, थोड़ी जगह है, 3 फुट का है। फिर तो निंदाई का खर्चा आपका कम होगा, ठीक है। जुताई हो गई तो रूट बढ़िया ग्रोथ करेगा। इसके अलावा और क्या है इसमें कि आप इंटरक्रॉप करिए। जैसे अभी क्या है, अभी मूंग लगा दो आप,
ठीक है, मूंग की फलियां तोड़ लो और उसके पौधे उखाड़ के यहाँ मल्चिंग कर दो। कुल मिला के पौधे उखाड़ो और उसके जो है फलियां तोड़ो और बिछा दो इसके अंदर, मल्चिंग हो जाएगी बढ़िया, बारिश में कचरा नहीं उगेगा, खाद का खाद बनेगा। मूंग लगाओगे तो नाइट्रोजन फिक्स करता है, तो आपको क्या है, जो भी लागत थोड़ी बहुत आ रही है वो मूंग से निकल जाएगी। मूंग नहीं लगाना है तो और भी उड़द लगा दो, और भी फसलें हैं, अभी आप अदरक लगा दो, हल्दी लगा दो, अदरक लगा दीजिए, हल्दी लगा दो, बहुत सी फसलें लगा दो, उड़द लगा दो। फिर ये निकालने के बाद आप क्या लगा सकते हो इसके ऊपर, मान लो मूंग लगाए, वो तो मूंग निकल जाएगा आपका कब, जून में, 15 जून के आसपास। तो 15 जून को जो ऐसी फसल ले लो जो उस समय लगाते हैं। मक्का लगा सकते हैं, ज्वार बाजरा मत लगाना, बहुत ऊंचा जाएगा तो उसकी पत्तियां इनको ढक देगी, तो इसकी उपज घट जाएगी। ऐसी फसल लगाना जो उसके बीच में बहुत मुख्य फसल को डिस्टर्ब ना करे। तो बरबटी लगा सकते हो आप, ठीक है, सब्जी लगा सकते हो किसी भी तरह का, ऐसे लगा देना। फिर वो निकल जाए तो फिर जो है ऐसी फसल लगा देना जो बिल्कुल छांव में, नहीं तो छोड़ दो, तब तक तो जो है आपका फसल खूब आने लगेगा ये। तो इंटरक्रॉप हो गया, तो एक तो क्या, निंदाई का खर्चा बचा, इंटरक्रॉप हो गया तो पैसा आ गया, तो खर्चा भी बच रहा है, पैसा भी आया। तो ये आप इसको करिए, इसी तरह से जो है कपास लगाइए। एक और काम है इस कपास का, आप जब ये कपास जो है आपकी हो गई तो हरा कपास, क्योंकि टीसीबीटी प्राकृतिक खेती में कपास का पौधा सूखता ही नहीं, पत्ते हरे हरे आते ही रहते हैं, फूल आते रहते हैं। तो आप जो है चौथी चुगाई करो और कपास को काटो और बिछा दो बेड में, और बेड में बिछा के यहाँ पर बढ़िया अच्छी जो है जुताई करो और इसकी मिट्टी इसके ऊपर चढ़ा दो। तो ये बेड जो है ऊंचा होता जाएगा और ये बेड का कार्बन बढ़ जाएगा। इसका कार्बन जांच करोगे ना मतलब अगले साल जब कपास इसके अंदर करके और मिट्टी चढ़ा दोगे तो उसके 4 महीने बाद जांचोगे तो 1.5% कार्बन आ जाएगा। और इतना कार्बन लाने के लिए दुनिया भर के वैज्ञानिक करोड़ों जो है बुद्धि लगा रहे हैं, कैसे कार्बन बढ़ाएं। सरलता से कार्बन बढ़ गया। तीसरा फायदा है आपका, ठीक है, बेड की ऊंचाई बढ़ जाएगी, कार्बन बढ़ जाएगा, फिर इसमें फसल, फिर इस बेड को कभी तोड़ना भी नहीं है। 50 साल जो है, 50 साल इसमें फसल, ये बेड के ऊपर लगाते रहो। फिर बेड की, मान लो आपने अगली कोई फसल लगाई, मक्का लगाई मान लो, तो उसको उखाड़ो और इसी बेड पे रखो और इधर जुताई करके उसको कर दो। ये जो है आपका कल्टीवेटर वाला एरिया है। फिर 1.5-2 साल बाद तो यहां भी जुताई नहीं करना, फिर यहां भी ऐसी बेड बना के फसल ले सकते हो, एक छोटी बेड बना के बीच में, क्योंकि 6 फुट का गैप है ना। तो ऐसे कई तरह के फायदे हैं, ठीक है। कार्बन जो है टीसीबीटी में बढ़ता है, जो है यही, इसको जब नमी बनाए रखोगे और जब इसमें ऊर्जा, जल, ठीक है, जैव रसायन, मुख्य रूल जैव रसायन और जीवाणु जल का है, ये डालोगे तो पूरा कार्बन जो है, क्योंकि ये जो आप कपास गड़ाओगे ना वो मैच्योर कार्बन है। अभी तक भारत में लाखों किसान जो है रोटावेटर से जो है कपास की डंडियां जमीन में गड़ाई पर कार्बन नहीं बढ़ा। क्यों नहीं गड़ा? क्योंकि अगली बार जुताई की तो अंदर जो कार्बन डिकम्पोज हुआ वो जो है, जैसी गर्मी बढ़ी मिट्टी की और जुताई हुई तो अंदर का कार्बन निकल के ऊपर आके कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, बचा ही नहीं वहां। तो किसानों ने गन्ने की पत्ती, कपास की पत्ती, डंठल खूब जमीन पे गड़ाया पर कार्बन नहीं बढ़ा। उसका कारण केवल इतना है क्योंकि हमने उस कार्बन, वहां अगली बार जुताई करके और वहां के कार्बन को, वहां की मिट्टी गर्म हुई और वहां का कार्बन ऊपर आके हवा भाप बन के कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो ऐसे हम जो है तापमान संतुलन के लिए भी काम करेंगे, कार्बन क्रेडिट का भी। अब ये जो टीसीबीटी जो किसान कर रहे हैं उनके खेत में कार्बन जो है 1 से 1.5% हो जाएगा। तो मैंने अभी सोल की टीम को बोला है, इनको कार्बन क्रेडिट कौन एजेंसी देती, इंटरनेशनल, और दिलाएं। तो ये भी एक आपका चौथा फायदा है। मतलब निदाई में भी पैसा बचा,
मूंग और अदरक हल्दी ये लग इंटरक्रॉप लगा के हमने पैसा लिया, ठीक है, और कार्बन क्रेडिट में भी पैसा मिलेगा, यह मिलना चाहिए। बोला है मैंने सोल टीम को, वो देख रही है काम कि कौन कर सकता है। और क्या है, विशेष परिस्थिति में कुछ स्प्रे करना है और पहले साल में करना ही चाहिए किसानों को। क्यों करना चाहिए स्प्रे? क्योंकि पहले साल आप यूरिया और डीएपी छोड़ोगे तो कहीं ना कहीं फसल में उसका अंतर दिखेगा, क्योंकि अभी तक बना बुनाया खाने की आदत रही हमारी खेत की कोई भी फसलों को, कोई भी फसल उनको डीएपी चाहिए, नहीं दोगे फसल उठती नहीं है। हालांकि टीसीबीटी में जैसी आप जो है ऊर्जा जल, अणुजल, जीवाणु जल डालते हैं, आज तक किसी किसान को ऐसी समस्या नहीं है कि फसल नहीं उठ रही, बल्कि जबरदस्त उठी है, ठीक है। पर भी विशेष परिस्थिति में या कोई रासायनिक खेती कर रहा हो तो उन किसानों को भी ये एप्लीकेशन लागू होता है। एप्लीकेशन क्या है, फसल जब 35, 40, 50, 55 दिन का हो जाए जब भी, तो नैनो नत्रजन, इसमें नाइट्रोजन है 7.8% नैनो नत्रजन में, और वो भी नैनो, और ऑर्गेनिक नाइट्रोजन है इतना, इतना मतलब ऑर्गेनिक में इतना नहीं है, केमिकल में जो है 4% है बस, एक कंपनी का केमिकल में वो भी, ठीक है। तो मैं आपको तो ऑर्गेनिक में 7.8% की रिकमेंड कर रहा हूं। सोल से आपको ये मिल जाएगा, सोल के जो है वेबसाइट पे आप जाइए www.ESOULLYF, सॉरी एक साथ है ये, LLYF.com, इस पे आप जाइए और ये ऑर्डर कर लीजिएगा नैनो नत्रजन 500 ml। और ओकेपी ऑर्गेनिक, के यानी पोटास और पी यानी फास्फोरस, ओकेपी ऑर्गेनिक ओकेपी ये भी 500 ml, इसमें भी जो है फास्फोरस पोटास की अच्छी मात्रा है, ठीक है। तो ये दोनों को स्प्रे करेंगे तो जो 45-55वें दिन पे जो आपकी फसल की ग्रोथ में मान लो कमी बेसी दिख रही है, एकदम से बढ़िया, एकदम हरा कच्च होगा और पत्ते एकदम चौड़े हो जाएंगे, ठीक है। फिर नैनो खनिज और नैनो पोटास, ये कब डालना है, फल बनने की अवस्था में। हो सकता है ये 2 बार डालें, क्योंकि 2 या 3 बार आप तोड़ाई करते हो ना, तो इसकी 2-2 बॉटल बुलवा लेना, ठीक है। तो नैनो खनिज में जिंक है, 33% जिंक है भाई इसमें, इसके अलावा और भी मैग्नीशियम है, कॉपर है, आयरन है, और बहुत सारे वो भी नैनो फॉर्म पे है। और नैनो पोटास, इसमें 22% पोटास है। ये दोनों को मिला के 200 लीटर पानी में दोनों को मिलाओ, चाहो तो 25-30 लीटर ऊर्जा जल मिला देना, स्प्रे कर दो, एकदम से आपके वो जो झंडू बनते ना जिसमें फूल आता है, वो एकदम साइज उसका बढ़ेगा, ठीक है। और 5.5 ग्राम तक का आया है टीसीबीटी में, 5.5 ग्राम तक का, नहीं तो 3.5 ग्राम से ज्यादा फूल नहीं निकलता, 5.5 ग्राम का, क्योंकि पोटास मिलेगा और माइक्रोन्यूट्रिएंट मिलेंगे तो उसमें क्या फूल का साइज भी बढ़ेगा, वजन भी बढ़ेगा, दोनों बढ़ता है। तो ये आप स्प्रे कर देना, 2 बार कर देना, 2 तोड़ाई करते हो तो जरूरी है, ठीक है। थोड़ा सा क्या है, मैं आपको लागत बता देता हूं, क्योंकि मेरे जो है कुछ YouTube पर कई लोगों ने कहा कि आप मुझे लागत भी बताइए। तो लागत बंधु, मैं केवल आपकी लागत फसल के साथ साथ भूमि उपचार भी हो रही है, ये दोनों की लागत है, फसल के साथ साथ भूमि उपचार भी आपका चल रहा है, ये लागत दोनों का है। आप अगर ऐसी खेती करेंगे जो इतना ये सारी चीज डाल के, तो अगले 2 साल में आप सीधे प्राकृतिक खेती में चले जाएंगे, यानी केवल नक्षत्र पर फसल बोना है और उसको ऊर्जा जल, अणुजल, जीवाणु जल, इतना जीवाणु जल की तो जरूरत नहीं, ऊर्जा जल, अणुजल चलाना है बस, ठीक है। और फसल काटना है, कोई खर्चे नहीं, बीमारी उसमें आता नहीं, खरपतवार उगता नहीं। टीसीबीटी प्राकृतिक खेती की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। ताराचंद बेलजी तकनीक प्राकृतिक खेती, इसमें खरपतवार आते नहीं है तो उखाड़ने कोई सवाल नहीं, बीमारी आती नहीं तो कोई दवा डालने की जरूरत नहीं, केवल फसल को थोड़ा बढ़ाना है और अच्छी उपज लेना, तो ऊर्जा जल और अणुजल डालो बस, और जो है चुगाई करते रहो, बेड तो परमानेंट बन जाएगा, ना जुताई करना, ना निदाई करना, ना गुड़ाई करना, ना दवाई डालना।
तो वहां तक पहुंचने के लिए ऐसी आप पद्धति से आपको 3-4 बार खेती करनी बस। तो इसलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि भूमि उपचार की लागत इसमें शामिल है। ठीक है, तो अभी मैंने कुल लागत जोड़ा था, तो फसल उत्पादन की लागत जो है 30,500 रुपए आया था, और मैंने नैनो खनिज पोटास आपको एक एक और बोल दिया है, तो ज्यादा से ज्यादा वो जो है 31,500 रुपए चला जाएगा, 1,000 रुपए बढ़ जाएगा, उससे ज्यादा बढ़ेगा नहीं। और फसल की निकालने की, चुगाई की, अभी क्या होता है रासायनिक खेती में फसल चुगाई के लिए 8 रुपए 9 रुपए लेते, क्योंकि उनके फूल नहीं निकलते। अपनी टीसीबीटी प्राकृतिक खेती में खिल के आता है पौधा, वैसे ऐसे पकड़ोगे पूरा फूल निकल जाता है, तो 5 रुपए 6 रुपए, इससे ज्यादा चुगाई नहीं लगती, 5 रुपए में हो जाता है। कहीं कहीं गुजरात में 6 रुपए प्रति किलो, क्योंकि फट फट फूल निकलता है ना, तो 7,500 से 10,000 चुगाई लगती है। तो आप सोचो 30,500 या 31,000, और ये जो है 7,500, तो इतना ही आपका जो है, मान लो इसको जो है ऐसा बढ़ा दें तो 30 और 40,000 अधिकतम जो है आपकी लागत है, उसमें फसल उत्पादन की लागत है 20,000 रुपए। ठीक है, 20,000 भूमि उपचार में लग गया आपका, क्योंकि जो जीवाणु जल डाले, ठीक है, जो ऊर्जा जल डाल रहे हो, इसके अलावा जो अन्न द्रव्य रसायन छार, मतलब जो चीजें आप जैव रसायन बना बना के डाल रहे हो, ये सब भूमि उपचार की चीजें हैं। ठीक है, पीएच, ईसी, कार्बन ठीक करने की चीजें हैं। तो इतना आपका खर्च आएगा। बंधुओं, रासायनिक खेती में भी मिनी मतलब किस गिरी से गिरी हालत में 20,000 रुपए खर्च आता ही है। रासायनिक खेती में कपास उत्पादन इतना आता ही है, और इतना आने के बाद भी कई तरह की बीमारियां आती है। मैंने तो बीमारियों की चर्चा ही नहीं की, क्योंकि आना ही नहीं है। आया तो बस 1-2 चीजों का स्प्रे करना है, वो अभी थोड़ा सा विस्तार से मैं बताता हूं। पहले साल में मतलब ऐसी जो दिखी भी तो इसलिए उसका बजट भी केवल 1,500-2 हजार रुपए हमने रखा है। तो रासायनिक खेती में लागत भी लगी, फसल आने की कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, परेशानी अलग है, कई तरह की बीमारी दिखती तो मनुष्य को मानसिक टेंशन तो होते ही ना किसान को, क्योंकि इतना लाखों रुपए की चीजें खेत में मतलब किसान की भी आज इतने खर्चे हैं, किसान को भी हर तरह की जो है जरूरतें हैं, जरूरत लगातार बढ़ रही है, तो एक टेंशन रहता ही है। फसल अच्छी रहती तो किसान टीसीबीटी में सुकून से रहता है। हमारे किसान मैं देखता हूँ कितना 100-100, 200 एकड़ में खेती कर रहे हैं, बहुत सुकून से, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि फसल अच्छी है ना, अच्छी रिपोर्ट मिलती तो किसान भी खुश रहता है। तो खुशी का तो कोई मतलब उसका मापदंड नहीं है ना, कि उसको तो कोई लागत से नहीं जोड़ सकते आप। और उपज भी जो है 15 क्विंटल अधिकतम, ये तो ज्यादा भी जा सकता है, 18 भी चला जाए, लेकिन मैंने अधिकतम 15 ही रखा है। कम से कम तो 10 आना ही है किसी भी हालत में। तो 15 जो है 15 क्विंटल 18 क्विंटल तक प्रति एकड़ जो है आपकी उपज आ रही है। 8,000 रुपए क्विंटल में बिका तो 1,20,000 का होता है। कम बिकेगा थोड़ा कम होगा, फिर कम से कम भी आया तो 80,000 का आ ही रहा है। उसमें आपका जो है अगर 1,20,000 रुपए का आ रहा है, क्योंकि ये 18 क्विंटल हो गया तो ये तो और बढ़ जाएगा ना, 8 दूनी 16, 8 के 24, तो आपका जो है मुख्य फसल से 40,000 आप घटा रहे हो तो भी आपको 80,000 रुपए बच रहे हैं प्रति एकड़। इसमें मैंने इंटरक्रॉप की लागत और इंटरक्रॉप की ना उसकी लागत जोड़ी है। इंटरक्रॉप में आप मूंग लगाओगे, अदरक और लहसुन प्याज कुछ भी आप लगाते हो, आलू लगा लो, कुछ भी आप लगाते हो, उसकी ना लागत जोड़ी है ना उसकी प्रॉफिट जोड़ा है। ये एक्स्ट्रा है, अतिरिक्त आप मेहनत करोगे। अब मैं तो मूल जो है फसल की आपकी लागत बताया है। ठीक है, अब ये लागत को जो है मोटा मोटा शुरू से आपको मैं दिखा भी देता हूं। लागत शुरू से आपको छोटा छोटा बताता भी हूं, क्योंकि अलग से मैंने ऐसा जोड़ लिया था। उसमें 32,000 में बेड बनाने की लागत शायद मैं जोड़ नहीं पाया था उस समय पे, बाद में ये ध्यान में आया था। तो सबसे पहले क्या है, आपको बीज की लागत हमने 1,500 रुपए रखा है, कहीं से ले लो आप। बेड बनवाई 3,000 रुपए है। ठीक है, फिर गोवर्धन खनिज खाद आप
50 किलो बुलाओगे 1100 रुपए का। भस्म रसायन खुद बनाओ या सुपर सॉइल आप सोल से लोगे 1100 रुपए का 2 किलो। सूरपाल जो है 400 रुपए का। वहीं राजा रेनो 500 का। कंपोस्ट खाद आप बनाओगे, अगर गोबर खरीद के बनाते हो तो 4000 रुपए की लागत आएगी। कुछ खरीदोगे बना बुनाया तो थोड़ा ज्यादा 5-6 हजार रुपए आएगा। ठीक है। ये जैव रसायन आप जो 100 लीटर बनाओगे 1000 रुपए इसकी लागत, गुड़ फल और पानी यही लगेगा। ये अभी मैंने इसकी लागत को जोड़ा नहीं है। मिट्टी और जो है सीवीआर टेक्निक ट्रैक्टर आप लगाते हो, जेसीबी लगाते हो, 2000 ज्यादा इसकी लागत आएगी। ठीक है। फिर और क्या है भाई, फसल उत्पादन के समय में गोवर्धन खनिज खाद 4 बैग आप बुलाते हो, हर सिंचाई के पहले डालोगे 2200 रुपए। ऑनलाइन कोरियर से घर पहुंच के आप बुलाओगे तो, कोरियर से बुलाओगे तो, ट्रक से बुलाओगे तो कम आता है, काफी कम आता है कोरियर का खर्च, आधा खर्च तो कोरियर ही का होगा। अणु जल 1000 लीटर बनाओगे 1000 रुपए की लागत आएगी। ऊर्जा जल 500 रुपए, बहुत है इसमें तो 500 रुपए भी नहीं आता। फिटकरी तो लगना है उसमें, जो है 400-500 ग्राम फिटकरी लगेगा, 5 बार आप ऊर्जा जल बनाओगे। भस्म तो आप बना ही सकते हो अपने घर में, अग्निहोत्र। फसल गुट्टी में थोड़ी जरूर लागत है क्योंकि इसमें खली चाहिए, तो 1800 रुपए का है। खली, चूना और समुद्री नमक, गड़ा नमक। जीवाणु जल 1000 लीटर 500 रुपए में बन जाएगा। और ठीक है, अणु जल का ये कुल लागत मैंने जोड़ा है 3000 रुपए। इधर भी जोड़ा है क्या? हाँ, 1000 रुपए तो यहाँ भी जोड़ दिया है, तो ये और इधर भी जोड़ दिया था मैंने, ये 2 जोड़ एक साथ हो गया। चलो 1000 रुपये ही कम होगा, तो ये 3000 की लागत इधर मैंने लिखी है। ठीक है, उधर 1000 और जोड़ दिया था, 4000 में 3000 लगेगा। फसल सुरक्षा में फफूंद भक्षक आप लाओगे मिट्टी में, क्योंकि डालना है, भूमि उपचार का ये तो खर्च है सारा, फंगस खत्म करना है ना मिट्टी से, तो ये खर्चा है 1000 रुपये का। ठीक है, गुड़ सहित 2 किलो गुड़ और बॉटल वगैरह। कीट भक्षक 1300 रुपये खर्च है। रामबाण और बजरंग बाण ये प्रिवेंटिव ला के रख लो, 550-750 रुपए का। ठीक है, जरूरत पड़ेगी तो यूज करना, नहीं तो अगली बार यूज कर मतलब उपयोग कर लेना उसका। फिर सस्य क्रियाओं में क्या लागत है आपकी? कल्टीवेटर 600 रुपए का, और 1000 रुपए का क्या है, नहीं इसकी तो कोई जरूरत नहीं है, तो पहले अपन ने जोड़ा है कल्टीवेटर। और जो है 3000 रुपए भी पहले अपन ने जोड़ा है बेड बनवाई का। ठीक है, फिर और क्या है भाई, जरूरत नहीं, फिर कोई जरूरत नहीं। तो इस तरह के हमारे निंदाई का हमने 1200 रुपए जोड़ दिया है। किसकी निंदाई? ये बीच में जो आप बीच में करोगे ना, यहाँ उतने भी नहीं लगेगी, 1200 रुपए नहीं लगना, ये ज्यादा से ज्यादा 400 से। अब आपने यहाँ सब जो है मजदूरी कैसी चलती है उस हिसाब से, और मजदूर कैसे काम करते हैं। आजकल तो मजदूर जो है निंदाई कम, फोन से बात ज्यादा करते हैं भाई, सबके पास फोन रखे हैं, तो सबका अपना अपना है भाई गणित। तो ये जो बीच में, क्योंकि बीच में तो ट्रैक्टर आप चलाओगे ना, तो यहीं बस जो है ये 3 फुट के गैप में यही निंदाई करना है, थोड़ा बहुत जो होगा है। ठीक है, हाशिया से काट के बिछा दे। और क्या है, तो ऐसा कुल खर्च आपका ये भी खर्च हो गया। नैनो नत्रजन आप जो है नैनो नत्रजन 240 का, ओकेपी 350 का, नैनो खनिज 550 का, ये 570 का, ये 2 कर देंगे तो 1100 रुपये बढ़ा लेना इसमें। तो इस तरह से जो है 30 से 32,000 रुपये फसल उत्पादन का, और ये जो है खर्च आया था 40,000 मैंने जोड़ा है। इतना आपको खर्च करना होगा टीसीबीटी कृषि में पहले साल के, है ना। टीसीबीटी कृषि की बात कर रहा हूं मैं, प्राकृतिक खेती नहीं। टीसीबीटी प्राकृतिक खेती यानी बिना जुताई। प्राकृतिक खेती की मेरी परिभाषा है, जहां जुताई हो रही है वो जैविक खेती है, या टीसीबीटी कृषि है, रसायन मुक्त कृषि है। और टीसीबीटी प्राकृतिक खेती यानी जुताई बंद, निदाई बंद, गुड़ाई बंद, दवाई बंद, ये है प्राकृतिक खेती। जहां जुताई हो रही है वो प्राकृतिक, वो तो अप्राकृतिक है पहले ही। प्रकृति का मतलब इस मिट्टी का पहला अपराध है, फसल का भी खेती का पहला अपराध है जुताई, ये बंद होना चाहिए। ट्रैक्टरों की सारी एजेंसियां बंद होनी चाहिए, ट्रैक्टरों ने खेती को बर्बाद किया है जुताई कर करके। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया है। अब क्या है भाई,
कुछ फसल उत्पादन में बीमारियां मैं आपको बताता हूं। क्यों? जो रासायनिक खेती करते हैं उनके लिए भी ये जो है सिफारिश है। रासायनिक खेती वालों के लिए भी ये सिफारिश लागू होता है। ठीक है, उनके इसमें भी आ रहे हैं तो ये जो है कर लें उपचार, उनको लाभ मिलेगा। अब टीसीबीटी में बीमारी क्यों नहीं आती? क्योंकि हम पंच महाभूत के ज्ञान आधारित खेती करते हैं। पंच महाभूतों को संतुलित करके, पंच महाभूत यानी जो है भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर। भूमि का भा, गगन का गा, वायु का वा, अग्नि का आ और नीर का ना। ये भगवान अगर हमारे खेत में हैं, उनकी मात्रा के संतुलन के आधार पर भूमि 1% है तो पौधे में जिंक होगा तो पौधे में फंगस नहीं आएगा। कॉपर होगा तो रस चूसक कीट, कॉपर और कैल्शियम होगा तो रस चूसक कीट नहीं आएंगे। मिट्टी में सल्फर होगा तो फंगस और वायरस दोनों नहीं आते सल्फर से। आयरन होगा तो इल्लियां नहीं आती। तो ये तत्व 1% तत्व अगर प्रॉपर रहा तो इन्हीं के कारण से पड़ोस खेत में कितनी बीमारियां है, आपके खेत में बीमारी। गगन तत्व रहेगा तो जड़ अच्छे अंदर तक जाएंगे, पौधा खूब बढ़ेगा तो बराबर फल फूल आएंगे। वायु रहा तो वापसा बढ़िया बनेगा तो पौधा पूरा खाना खाएगा। अग्नि तत्व उच्च रहा, अग्नि तत्व यानी सल्फर, मैग्नीज, कॉपर, अगर ये पर्याप्त रहे तो ऑटोमेटिक फंगस नहीं आते। और पानी ठीक रहा आपके खेत में तो जल ही जीवन है। ठीक है, हर तत्व को हर टिश्यूज को, पौधे के हर स्टोमेटा को जीवन देना और प्रकाश संश्लेषण कराना, खाना बनवाने का काम तो पानी से ही होता है ना। 70% तो पानी ही रहता है पौधों में। तो ये पानी जो है, ये पंच महाभूत टीसीबीटी प्राकृतिक खेती में रहते, इसलिए बीमारी आता ही नहीं है। किसी बीमारी की कोई बात ही नहीं इसमें। लेकिन रासायनिक खेती या टीसीबीटी, रसायन मुक्त कृषि पहले साल करोगे तो कुछ बीमारियां आएंगी। टीसीबीटी रसायन मुक्त कृषि जो मैंने अभी आपको बताया है, ये अगर आप प्रॉपर करते हो तो मात्र 10% चांसेस है बीमारी आने के। पहले ही साल में 90% बीमारी नहीं आना है पहले साल में। लेकिन ठीक नहीं करते हो तो बीमारी का वो रेशियो बढ़ जाएगा 20% की। मिट्टी कॉम्पैक्ट है तो और भी हो सकता है कि रूट अंदर खाना नहीं खा पा रहा है पौधा। भूमि और अग्नि तत्व कम है, 2 तत्वों की कमी से ही बीमारी आती है। और ये है पूरे देश भर में भूमि अग्नि तत्व की कमी है। जुताई कर करके पूरे माइक्रोन्यूट्रिएंट बह गए या लीचों के अंदर चले गए। ठीक है, और वो माइक्रोन्यूट्रिएंट जो अग्नि तत्व को बढ़ाते हैं, जिंक, कॉपर, मैग्नीज, सल्फर, आयरन, ये नहीं है पौधे में, तो ये बीमारी आनी है। और रासायनिक खेती में तो बहुत भयंकर आती है बीमारियां। सूक्ष्म कीट यानी जैसे फंगस, वायरस, रस्ट, कवक, वायरस, फंगस, ये सब तरह रासायनिक खेती में फंगस के लिए अलग है। उसमें भी कॉन्टैक्ट फंगस, सिस्टेमिक फंगस, वायरस के लिए अलग, रस्ट के लिए अलग, अलग अलग नाम उन्होंने बीमारी रखी। कहीं एंथ्रेक्नोज है तो जो है ब्लाइट है तो ब्लास्ट है, कई तरह के नाम से अलग अलग बीमारियां हैं। कुछ नहीं, केवल एक सूक्ष्म जो है कीट यानी फंगस, वायरस, रस्ट के लिए एक, जिसको पौधा अंगमारी, अल्टरनेरिया, जड़गलन के, सबके लिए एक ही जो है कॉमन जो है उपचार है। आपको क्या करना है, 40% ऊर्जा जल यानी 200 लीटर में 80 लीटर आपको ऊर्जा जल लेना है, 80 लीटर। ठीक है, और क्या लेना है, 1 ml भी नहीं, 1/2 ml प्रति लीटर नैनो त्रिशूल लेना है। नैनो त्रिशूल कैसे बना भाई? नैनो त्रिशूल बना करंज के तेल से और जो है आपका लौंग के तेल, ऐसे जो पित्त बढ़ाने वाले। ठीक है, लौंग खाते हैं ना, जैसे हमको सर्दी होती है तो लौंग खाते हैं, हम काली मिर्च खाते हैं, तो उनके तेलों से बना नैनो त्रिशूल। मात्र 1/2 ml लगता है, यानी 100 ml से ही जो है फंगस गायब हो जाएगा, ये जितने भी तरह के हैं। और ऊर्जा जल से क्या होता है, ऊर्जा जल अंदर, उसके अंदर जो फिट करिए ना, वो पेनिट्रेटर है। वो क्या है, स्टोमेटा खोल के अंदर लेके जाता है। तो इसलिए जो है, जो अंदर वाले फंगस है और जो कांटेक्ट वाले फंगस, दोनों डैमेज होते हैं।
ऊर्जा जल में फिटकरी और अग्निहोत्र भस्म एक्टिवेटेड है, इसलिए बहुत अच्छा काम करता है। ठीक है, ये दोनों का स्प्रे आप करिए किसी भी तरह की बीमारी। जड़ गलन आया है ना, तो ऊर्जा जल की मात्रा बढ़ा दो, पूरे प्योर 200 लीटर ऊर्जा जल, और चाहो तो और फिटकरी बढ़ा दो, 100 के जगह उसमें 500 ग्राम फिटकरी कर दो, है ना। 100 ग्राम अग्निहोत्र भस्म, 500 ग्राम फिटकरी और 2-250 ml नैनो त्रिशूल मिला करके और जड़ों में ड्रेंचिंग कर दो, समस्या खत्म हो जाएगी जड़ गलन की। ठीक, तो इस तरह से जो है ये आप मतलब कितनी तरह की बीमारियां, फंगस वाली, वायरस वाली, एक ही दवा। और ऊर्जा जल घर में बुलाना, नैनो त्रिशूल छोटी सी डिब्बी बुलाना है, खत्म सारी कहानी। इतनी सारी बीमारियों, कुछ याद नहीं करना, फंगस दिखे तो ये डाल देना। इसमें आप छाछ सडरस डाल सकते हो या छाछ द्रव्य रसायन डाल सकते हो। वही मैं सोच रहा था कि क्या चीज मैं मुझे भूल रहा हूँ, छाछ द्रव्य रसायन। ये कैसे बनता है भाई, 10 लीटर छाछ में गाय की जो दूध से निकला हुआ छाछ होता है ना, बटर मिल्क, 1 किलो गुड़ डालो, एयर टाइट बंद करके 21 दिन रख दो, एकदम उसमें एक अच्छी विशेष तरह की खुशबू आएगी। छाछ द्रव्य रसायन उसका नाम है, वो डाल दो लगभग 1 पंप में 1 लीटर, और अच्छा काम करेगा। इसमें से तो वायरस जो कुकर्रा हो जाता है ना, कुकर्रा, मोजेक वायरस जैसे बोलते हैं, मोजेक बोलते हैं, उसमें तक जबरदस्त काम करता है। ये 3 का स्प्रे कर दो बस। अब आए रस चूसक, माहू, मकड़ी, मच्छर, तेला, चेपा, जो भी बहुत सारे तो अटैक करते हैं, क्योंकि जो है कपास की फसल बड़ी मीठी होती है, बहुत ज्यादा रस चूसक कीट हमला करते हैं। तो ये सब के लिए आपको क्या करना है, वही ऊर्जा जल, ठीक है, कितना लेना है भाई, 80 लीटर ले लो। और इसमें जो है, इसमें अणु जल या नैनो खनिज मिला देना। अणु जल आप बनाए हो या नहीं बनाए हो तो नैनो खनिज इसी समय मिला देना, ठीक है। ये दोनों में से कोई एक इसको ले लेना। अणु जल लोगे तो लगभग ले लेना 20% और नैनो खनिज लेना 500 ml, ठीक है, क्योंकि सूक्ष्म तत्वों की कमी से ही जो है फंगस भी आते हैं, रस चूसक कीट भी आते हैं। और क्या है, ये हो गया। और नैनो रामबाण आधा ml प्रति लीटर इसको जो है यूज करना है। ये भी, इसमें भी जो है करंज के तेल, नीम के तेल, 4-5 तरह के तेल का मिक्स करके और फिर उसको बनाया गया है। और तेल क्या घुलनशील होता नहीं है, तो एक विशेष तकनीकी से इनको घुलनशील किया गया है। जैसे आप सीधे तेल डालो, लौंग का तेल, करंज का, नीम का तेल, तो घुलेगा क्या पानी में, नहीं घुलता, बूंद बना रहता है। स्प्रे करो, पत्ते से नीचे चला जाता है। तो विशेष टेक्निक से सोल ने फर्मेंट करके इनको घुलनशील बनाया इन तेलों को, ठीक है। तो ये आप इसका स्प्रे कर दो आधा ml प्रति लीटर पानी के दर से। ठीक, आपके रस चूसक कीट गायब। कुतरने वाले कीट, मैंने आपको जो है भक्षक M+ पहले ही बोला है कि 2-3 बार स्प्रे करना 400 लीटर। वो स्प्रे करने के बाद संभावना नहीं कि इल्ली वगैरह आए, लेकिन क्या होता है, कुछ इल्लियां जमीन के अंदर से ही प्रकट होती हैं, ठीक है, मादा निकली नहीं कि दूसरे दिन इल्ली आ गई। तो मान लो किसी कारण से उसके जो फंगस या वायरस हमला नहीं कर पाए और मोटी मोटी इल्ली हो गई, इल्ली है ना सुंडी, जिसको बोलते हो आप, फल के अंदर आ गया, है ना वो, या बीटल भी, ऐसे बीटल आ रहे हैं, लाल वाले भ्रंग बीटल आए, वो भी कुतरते हैं पत्तों को। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है कि ऊर्जा जल ये ले लो 80 लीटर 40% की दर से, और नैनो बजरंग बाण मिला लेना इसमें, नैनो बजरंग बाण, बस ये दोनों का स्प्रे कर दो आधा ml 1/2 ml प्रति लीटर पानी में इस मिला के स्प्रे कर दो। 100 से 150 ml लगेगा। सब तरह के मोटी इल्ली, बारीक इल्ली, चितकबरी इल्ली, अमेरिकन इल्ली, एक सुंडी आ गया ना बहुत, पूरे देश भर में वो जो है उसमें मक्की की खेती में तो उसने जो है बहुत तहलका मचाया हुआ है। सब तरह की इल्लियां इससे मर जाती हैं, ठीक है। तो ये 3 तरह से अपन को कीटों का नियंत्रण करना है, आ गए तो, ठीक है।
टीसीबीटी प्राकृतिक खेती में पहले ही हम ये सब डाल रहे हैं, तो अतिरिक्त कोई लागत इसका है ही नहीं। पर बीमारी आएगी दूसरे खेत में, जो भी आते हैं वो तत्काल में, रासायनिक खेती वाले भी आते हैं तो मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि आप बाजार से जहर मत लाओ, क्योंकि जहर लाओगे, पत्तों में स्प्रे करोगे, वो पत्ते जमीन में गिरेंगे तो जहर ऑटोमेटिक जमीन ही में तो जा रहा है, अगली फसल लगाओगे उसमें वो जहर आएगा। तो जहर ना डालें। जब आपको सस्ता, सुंदर, टिकाऊ, सस्ता भी है कुछ तो आप बना ही सकते हो, और मतलब टिकाऊ है, एक दो बार स्प्रे करो तो खत्म हो जाती है बीमारियां, तो क्यों जबरदस्ती का जहर डालना। तो रासायनिक खेती वाले भी जो है इसी तरीके से कीटों का नियंत्रण करें। एक और चीज है कीट नियंत्रण में, पत्तियों में जो है खनिज तत्वों की इतनी कमी दिखती है कि किसानों को लगता है बीमारी आ गई भयंकर। जैसे पत्तियों में धब्बा, दुकानदार फिर कई तरह की चीजें देता है, अरे भाई धब्बे जो है, पत्तियां जो, ये पत्ती है मान लो, इसकी पत्तियों में यहां धब्बा है, ठीक है, ऐसे धब्बा है, जहां तहां ये धब्बा है ऐसे, तो ये धब्बा आया है सूक्ष्म तत्व विशेषकर मैग्नीज की, मैग्नीशियम की, कॉपर की, जिंक की कमी से आते हैं। जिंक की कमी से तो पूरा ही पत्ता सूखा जैसा हो जाता है, चुरमुरा एकदम, पूरा पत्ता एक तरफ से जो है पीला जला हुआ हो जाता है, ठीक है। तो ये जो है सूक्ष्म तत्वों की कमी के लक्षण, बीमारी नहीं। इसमें किसी तरह का फंगीसाइड, पेस्टिसाइड नहीं डालना है आपको, इसमें ऊर्जा जल, नैनो खनिज का स्प्रे करो, बीमारी खत्म, ठीक है। हाँ, तो ये ध्यान में रखिए, पत्तियों में जो धब्बे बनते हैं और जो बीमारी है, अंगमारी, एंथ्रेक्नोस, है ना, सर्कोस्पोरा, जो बीमारियां हैं वो दूसरी हैं, वो फंगल और वायरल इन्फेक्शन है, फंगल इन्फेक्शन है। और ये सूक्ष्म तत्वों की कमी के इस तरह अलग से इसमें दिखते हैं। मेरा जो उसमें आप जाइएगा, सूक्ष्म तत्व कमी के लक्षण मैंने पत्तियों के फोटो सहित भेजे हैं कि किस की कमी से क्या लक्षण है। पत्तियों का टेढ़ा मेढ़ा होना, ये पत्तियां जो है टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं, ऐसी ऐसी सिकुड़ जाती हैं ऐसी, तो ये टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है विशेषकर फास्फोरस की कमी से, P2O5 ये नहीं रहता तब टेढ़े मेढ़े होते हैं, है ना। फिर पत्तियां सूखती हैं, ये पत्तियां जो है आधे आधे से सूख जाएंगी, यहां से इतने से पत्ते जो है ऐसे सूखते हैं, इतने से ऐसे पूरा ये सूख जाएगा, इतना भाग ये पूरा सूख जाएगा। ये होता है पोटास की कमी से, K2O6 ऐसा है, इसका पोटास की कमी से सूखते हैं, ठीक है। तो भैया इसमें पोटास की पूर्ति करो, ये बीमारी नहीं है। किसान क्या है, ऐसे जो है ना धब्बे देखता है, पत्ते सूखते देखता है, एकदम घबरा जाता है और फिर दुकान में जाता है, दुकानदार वाला वो जो है माइक्रोन्यूट्रिएंट तो देता ही है, साथ में बीमारी का भी दे देता है, बजट बढ़ता है ना, बेकार में जो है स्प्रे हो जाता है। तो ये ध्यान रखिए, ये सब अपन को सीखना चाहिए। मैं किसी स्लाइड में और अच्छे से आपको बताऊंगा कि बीमारी कैसे जो है घटती है। तो इस तरह से किसान भाइयों, आप टीसीबीटी रसायन मुक्त कृषि कपास की करें। ये पक्का मानिए, खाना जितना महत्वपूर्ण है ना, उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कपड़े पहनना कॉटन के, खाने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि कपड़ा हम पूरे 24 घंटे पहने रहते हैं। खाना तो अभी खाए 4 घंटे में पच गया, तो खाना जितना महत्वपूर्ण है उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कपड़े। और पूरे भारत में सिंथेटिक कपड़े पहने जाते हैं। कॉटन के कपड़ों में हवा के आने जाने की व्यवस्था रहती है, तो हमारे जो रोम छिद्र हैं चमड़ी की, ये श्वास लेते हैं। सबको चर्म रोग हो रहा है एक तरफ से, क्यों? सिंथेटिक कपड़े। सिंथेटिक कपड़ों को छूते ही आपकी जो है 98% ताकत घट जाती है। कई बार मैंने प्रशिक्षणों में बताया है वैद्य राजेश कपूर विधि से कि कैसे सिंथेटिक मोजा पहने तो ताकत घट गई, सिंथेटिक रुमाल हाथ में रखे ताकत घट गई, कपड़े ही आप पहन रहे हो ताकत घट रही है, ठीक है। कई तरह के जो हैं रोग हो रहे हैं ये सिंथेटिक कपड़े पहनने से, कॉटन की पहने। और टीसीबीटी जो है रसायन मुक्त कृषि या टीसीबीटी प्राकृतिक खेती के कॉटन के कपड़ों में जबरदस्त एनर्जी है। उन कपड़ों के पहनने मात्र से आपको एक ऊर्जा का आभास होगा, अच्छा लगेगा, भूख प्यास कम लगेगी, इतना। क्योंकि ताकत, हमको भूख क्यों लगती है? हमें एनर्जी चाहिए, है ना।
जरूर भूख लग पेट भरता है, पानी पीने से प्यास बुझता है, लेकिन एनर्जी भी मिलता है। जिस पानी पीने से हमें एनर्जी भी मिले और प्यास भी बुझे, वो हमारे लिए बहुत काम का। तो वो कपड़े हमारे बहुत काम के हैं जो हमें ताकत भी दें और हमको स्वस्थ भी रखें। विशेष करके हम कॉटन के कपड़ों में ही बिस्तर में सोएं। हमारी तकिया भी कॉटन का होना चाहिए और प्योर देसी। मैं तो अभी कुछ जो ऐसे कपास निकल रहे हैं जो प्योर देसी हैं, उनको मैं बोल रहा हूँ कि आप सब केवल तकिया बनाओ। आप केवल कॉटन के तकिया में सिर रख के सो के देखिए, सुकून की नींद आएगी आपको। पूरे देश भर में पता नहीं वो फोम के गद्दे और फोम के वो जो है तकिए चल पड़े हैं, किसी को पता ही नहीं। और लोग नींद की गोली खा रहे हैं फिर भी नींद नहीं आ रहा है। क्यों? आप गलत जो है तकिए में सिर रख के सो रहे हैं। तो ये ऊर्जा विज्ञान को बहुत गहराई से हमें समझना पड़ेगा। हमारे पूर्वज समझते थे, इसलिए उनका ऐसे कपड़ा था, उनका रहन सहन ऐसा था, है ना, और बहुत सारी चीज़ें थी। तो आप ये करिए। हम आगे चल के आपको जैविक जीवन शैली भी बताएंगे कि उगाना तो हमने बताया है, अब खाना और पहनना भी कैसे है, ये भी हम आपको फिर कभी किसी और सत्र में बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। और आप TCBT जो है रसायन मुक्त खेती करें और बम्पर उपज लें। जो भी उपज लेते हैं मुझे ज़रूर जो है भेजिए। TCBT के सब विशेषज्ञ किसान हैं, वो सब निस्वार्थ कार्यकर्ता भी बन गए हैं, क्योंकि अच्छी उपज आती है, अच्छी बात जो है सब फैलाना चाहते हैं, अच्छे लोग हैं। तो उनके संपर्क में रहिए और मुझे भेजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।